डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, जो कि सेल बायोलॉजी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, प्लास्टिड के बारे में, लाइसोसोम के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो कोशिका है उसका नियंत्रण का जो कक्ष है वो क्या है। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और इसका स्ट्रक्चर फिगर इधर बना रखा है हमने, जिसमें आपको जो है इसकी कंपोनेंट दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। और इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन से बहुत सारे जो है मेम्ब्रेन जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो है बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे क्रोमेटिन का जाल होता है, जिसको हम क्रोमेटिन थ्रेड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोलस होता है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और इस न्यूक्लियर पोर का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, तो 10 mm से 100 mm का होता है। तो और इसके अलावा जो है ये आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। तो काफी डिटेल स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी को लेकर कि जो न्यूक्लियस है उसके बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक ने अपना अपना क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। और ये कहाँ डिस्कवर्ड किया, तो आर्किड के सेल्स के अंदर। आर्किड एक प्लांट है, उसके कोशिका के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को खोजा था। इसके बाद में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि न्यूक्लियस जो है वो पहले से उपस्थित न्यूक्लियस से बनता है, यानी कि जो न्यू न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन है वो पेरेंटल न्यूक्लियाई से ही बनता है। यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का जो बंटवारा होता है, तो उसके माध्यम से एक केंद्रक से दो नए केंद्रक का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बारे में किसने बताया था, हेमरलिंग ने बताया था। हेमरलिंग ने नहीं, सॉरी, स्ट्रासबर्गर ने बताया था। इसके बाद में 1953 में हेमरलिंग नाम का वैज्ञानिक ने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोलर का काम करता है, कंट्रोलर ऑफ सेल एक्टिविटी। यानी कोशिका के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसका कंट्रोल कौन करता है, तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन है, न्यूक्लियस है। और इन्होंने एक सवाल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया था, जिसका नाम है एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया पर हेमरलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया। और एसिटेबुलेरिया जो है एक ग्रीन एल्गा है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किस प्रकार का होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो इंसिपिएंट टाइप का होता है, यानी प्रारंभिक केंद्रक होता है। और न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट होते हैं वो काफी मात्रा में एब्सेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, जिस वजह से इसका जो मटेरियल होता है, जो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। तो इस प्रकार के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो वेल डेवलप सेल होते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस तो वेल डेवलप होता है, और लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे मैमेलियन आरबीसी, स्तनधारियों की जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स, या इसको हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, तो इसके मेच्योर स्टेज पर क्या होता है, न्यूक्लियस कंप्लीटली एब्सेंट होता है। इसके अलावा सीव ट्यूब, आपको फ्लोएम पढ़ाया गया है प्लांट टिश्यू के अंदर, तो सीव ट्यूब जो होता है वो फ्लोएम का एक सेल्स है, जिसके अंदर कंप्लीट रूप से न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके अलावा कुछ अपवाद हैं, जैसे कैमल और लामा। तो कैमल और लामा के जो आरबीसी होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें साइज की, जो न्यूक्लियस है उसका साइज कितना होता है, तो औसत 5 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन का जो साइज है वो न्यूक्लियस का होता है।
साइज के बाद में हम बात करते हैं शेप की, कि जो न्यूक्लियस का शेप क्या क्या होता है। तो इसके कई अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग शेप होता है, जैसे राउंड, गोलाकार या ओवल, ओवल का मतलब अंडाकार होता है, इलांगेटेड लंबवत होता है। तो अलग अलग सेल्स के अंदर जो इसका शेप है वो अलग अलग पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर, इन डब्ल्यूबीसी जो स्तनधारियों का डब्ल्यूबीसी होता है, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर होता है, यानी कि आप कह सकते हैं पॉलीमॉर्फिक, बहुरूपी होता है, अलग अलग इसका रूप डब्ल्यूबीसी के अंदर। जैसे डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे एक ग्रेन्युलोसाइट है, तो उसके अंदर जो केंद्रक है वो अलग अलग संरचना वाला होता है, तो इसीलिए पॉलीमॉर्फिक कहा गया है। अब अगर हम नंबर की बात करें तो मोस्टली क्या होता है कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का नंबर होता है वो मोस्टली 1 होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें 1 से अधिक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो मोनोकैरियोटिक या मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस कितना होता है, केवल 1 होता है, एक सेल के अंदर 1। इसके अलावा बाई न्यूक्लिएट कंडीशन या बाइकैरियोटिक, तो इसमें कितना होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर। जैसे पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में 2 प्रकार के न्यूक्लियाई होते हैं, एक मेगा न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा पॉली या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, तो इसमें क्या होता है कि एक कोशिका के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह में। अब हम बात करें अगर कुछ स्पेशल कंडीशन की, तो कुछ ये विशेष प्रकार की संरचना है, जैसे सिंसाइसियम। तो सिंसाइसियम एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि जब कई सारी कोशिकाएं आपस में फ्यूज करती हैं तो उनके केंद्रक जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, तो इससे केंद्रक की संख्या बढ़ जाती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंसाइसियम के नाम से जानते हैं। दूसरा कंडीशन है सिनोसाइटिक। तो सिनोसाइटिक क्या होता है, इसमें एक कोशिका के अंदर जब न्यूक्लियस फ्री डिवीजन करता है, जिसको हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जैसे कोकोनट का जो फ्लूइडी एंडोस्पर्म होता है, जिसको आप सामान्य भाषा में पानी कहते हैं, नारियल पानी, तो उस नारियल पानी के अंदर सिनोसाइटिक कंडीशन पाया जाता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब हम अगर बात करें स्ट्रक्चर की, कि जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें 4 संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली संरचना होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको हम कैरियोथिका के नाम से जानते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या इसको हम कैरियोलिम्फ कहते हैं, या इसको हम कैरियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो कई सारा नाम है इसका। दूसरी चीज है क्रोमेटिन नेट। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन नेट कहते हैं, और ये जो टर्म है वो किसने दिया था, टर्म गिवन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने क्रोमेटिन नेट को जो टर्म है वो दिया था। और चौथा है महत्वपूर्ण संरचना है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं लिटिल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित न्यूक्लियस, लिटिल न्यूक्लियस। और या इसको हम कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम फैक्ट्री क्यों कहा गया है, क्योंकि राइबोसोम का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। अब हम पहली संरचना के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में या कैरियोथिका के बारे में, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आउटर और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, और इसके आउटर मेम्ब्रेन से क्या जुड़ा होता है, एसोसिएटेड ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। और ये जो है आरईआर होता है, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि इस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम वगैरह उपस्थित होते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन में जगह जगह सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और ये न्यूक्लियर पोर जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटीन प्लग का बना होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटीन प्लग का बना होता है, जिसको हम कहते हैं एनुलस। एनुलस काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि एनुलस क्या है। तो एनुलस क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसको हम ब्लेब के नाम से भी जानते हैं। और न्यूक्लियर पोर और एनुलस, न्यूक्लियर पोर और एनुलस दोनों जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, पोर कॉम्प्लेक्स। पोर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और इसका काम क्या है,
इसका काम यह है कि जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंजिंग होती है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उसको चेक करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं और एक चीज, ये न्यूक्लियर लैमिना है जो इसके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, लैमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो न्यूक्लियर लैमिना के नाम से जानते हैं। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो टर्म है वो स्ट्रासबर्गर ने दिया था। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सभी चीजें इसके अंदर उपस्थित होती हैं। जैसे प्रोटीन, तो प्रोटीन दो टाइप का है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? H1 होता है, इसके अलावा H2 ये होता है, H2B होता है, H3 होता है और H4 होता है। तो ये 5 प्रकार के क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और बाकी के क्या होते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन वगैरह आयन भी पाए जाते हैं। और एंजाइम भी होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन में सहायता करते हैं, या डीएनए से आरएनए के निर्माण में, ट्रांसक्रिप्शन में सहायता करते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। आरएनए पॉलीमरेज ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? फास्फेट और शुगर, पेंटोज शुगर, और इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसों से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। जब फास्फेट नहीं होता है, यानी कि शुगर और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इसके अलावा नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटिन नेट के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है जो राइबोसोम का निर्माण, आरएनए का निर्माण करता है। तीसरी चीज है क्रोमेटिन नेट। और ये क्रोमेटिन नेट क्या होता है? ये इसी क्रोमेटिन नेट से ही तो क्या बनता है? क्रोमोसोम बनते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस है? तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो लाइटली होते हैं, यानी हल्के रंग के होते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो डार्क होता है। इसके अलावा यूक्रोमेटिन जो होता है वो जेनेटिकली मोर एक्टिव है, और हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो लेस एक्टिव होता है। इसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें यूक्रोमेटिन हेल्प करता है, और हेट्रोक्रोमेटिन में काफी भूमिका नहीं होती है। और लास्ट स्ट्रक्चर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो फोंटा नाम का वैज्ञानिक था जिसने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया। उसने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस जैसी संरचना पाई जाती है, तो खोज का जो श्रेय है वो फोंटा को जाता है। और जो न्यूक्लियोलस टर्म है, तो इस टर्म को किसने दिया था? बोमेन नाम का वैज्ञानिक ने इनको क्या कहा? न्यूक्लियोलस। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है तो इसलिए कहा गया न्यूक्लियोलस। किसने कहा? बोमेन ने कहा। इसके अलावा न्यूक्लियस उपस्थित कहाँ होता है? तो ये न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो क्रोमोसोम के कुछ स्पेशल पार्ट होते हैं जिसको हम नॉर के नाम से जानते हैं, उसी पर होता है। नॉर का मतलब होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो नॉर जो होते हैं वो सभी प्रकार के क्रोमोसोम पे नहीं होते हैं, कुछ विशेष प्रकार की क्रोमोसोम है जिनके ऊपर ये नॉर रीजन पाया जाता है। जैसे क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22, ये ऐसे क्रोमोसोम है जिनमें नॉर होता है। नॉर का मतलब ये है कि वहां पर न्यूक्लियर को ऑर्गेनाइज करने के लिए न्यूक्लियोलस जो है वहां पर उपस्थित होता है। और ये सेगमेंट मोस्टली होता कहाँ है? तो जो सैटेलाइट एंड होता है वहीं पर होता है। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियस के अंदर नंबर देखें कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है उसकी संख्या कितनी होती है, तो उसकी जो संख्या है वो मोस्टली 1 होती है। यानी एक केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस की जो संख्या होती है वो एक ही होती है। लेकिन इसके अपवाद हैं, जैसे प्याज, ओनियन के अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है उसकी संख्या 4 होती है। और अगर हम एम्फीबियन oocytes की बात करें तो एम्फीबियन oocyte के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 2000 होती है। तो काफी अधिक मात्रा में उभयचरों के oocytes के अंदर
न्यूक्लियोलस उपस्थित होता है। तो ये काफी डिटेल स्ट्रक्चर है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ये है कि जो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है या कोशिका के विभाजन की जो प्रक्रिया होती है, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, तो ये सभी प्रक्रियाओं को रेगुलेट कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसके अलावा पुराने डीएनए से नए डीएनए का फॉर्मेशन यानी कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ट्रांसलेशन का प्रोसेस, ये सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। इसके अंदर उपस्थित जेनेटिक मटेरियल के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।